एवरीवन, न्यूज़ है भारतीय खोज क्लास 8th की है, एनसीईआरटी बुक है। तो इसके हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और इसका जो सेकंड चैप्टर है हमारा चैप्टर नाम है तलाश। तो वो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका 4 खंड कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग लेके आए हैं भारत की विविधता और एकता। ये है विभिन्नताएं होते हुए भी उसमें एकता है। तो किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने भारत में ये चीज़ देखी कि भारत में विविधता यानी कि विभिन्नता डिफरेंट इतना होने के बावजूद भी उसमें एकता कैसे पाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 तलाश का खंड नंबर 5 है हमारा भारत की विविधता और एकता। भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है और वह सतह पर दिखाई भी पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। इसका ताल्लुक शरीर रूप से भी है और उसके मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी है। भारत से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण से बासी तमिल में बहुत कम समानता है। उनकी नस्लें भिन्न हैं, हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इन्होंने कहा है कि भारत की विविधता बहुत ही अद्भुत है, जो कि प्रकट भी है और इसको हम लोग आसानी से कोई भी इसको देख सकता है। इसमें अलग तरीके से किस किस चीज़ पे विभिन्नता है, शारीरिक रूप में, उनकी मानसिक आदतों में, विशेषताओं से भी भिन्न है। ठीक है। और इसके अलावा जो उत्तर पश्चिम के इलाके के जो पठान और सुदूर दक्षिण के बासी तमिल हैंगे, उसमें भी कम समानताएं हैं। उनकी नस्लें भी भिन्न थी। नस्लें यानी कि उनके पूर्वज थे जो उनकी भिन्न थे, अलग अलग पूर्वज थे। उसके बावजूद भी उनमें कहीं ना कहीं एक उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं, जैसे कि वे चेहरे और शरीर के गठन से अलग हैं, खान पीन में अलग है, उनका पहनावा अलग है, उनकी भाषा अलग है। वो एक दूसरे से इन चीज़ों में अलग अलग तरीके से भिन्न थे। उत्तर पश्चिमी सीमांत यानी कि अगी हुई सीमाएं होती है, उसको कहते हैं सीमांत। तो प्रदेश में मध्य एशिया की गमक जो है ही, वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय से उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। पठानों के लोक प्रचलित नृत्य रूसी गोचक जैसी नृत्य शैली से मिलते हैं। और जो पठान का लोक नृत्य है, हमारा लोक प्रचलित नृत्य है, वह किससे मिलता है? रूसी गोचक के नृत्य शैली से मिलते हैं। इतनी ज़्यादा विभिन्नताएं होने के और इन तमाम विभिन्नताओं के बावजूद भी पठान पर इसकी गहरी छाप है ना। और इसमें कोई अचरज नहीं है, क्योंकि यह सीमा के ये प्रदेश हैं और जो अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं, वो अफगानिस्तान भारत के साथ हजारों वर्ष से जुड़े हुए हैं। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियों जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी हुई हैं। इसमें कोई इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी और उससे भी पहले क्या था? वैदिक काल में हिंदू थी। यानी कि मध्य एशिया में जो बसी हुई, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में जातियां कुछ बसी हुई हैं, जो कि इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी और बौद्ध के भी आने से पहले सबसे पहले क्या था? वैदिक काल में हिंदू थी। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति की प्रमुख केंद्रों में से एक था। सीमांत वहीं से हमारे देश में जो भी होती भारतीय संस्कृति वगैरह आती है, तो वो क्या है? मुख्य केंद्र था। अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वंस अवशेषों उसमें बिखरे हुए हैं। विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। और सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों के भी विद्यार्थी यहाँ पर खिंचे आते थे। यानी कि इतना सब जो सीमांत थी, जो भारतीय संस्कृति, उसका मुख्य केंद्र था। और उसमें एक जो सबसे 2000 वर्ष पहले की जो थी हमारी तक्षशिला थी, तक्षशिला के जो महान विश्वविद्यालय थे, वहाँ पे भारत के ही नहीं अनेक देशों से भी और भारत के अनेक साथ एशिया के विभिन्न भागों से भी वहाँ पे विद्यार्थी पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए खींचे चले आते थे। धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आया, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिक विकसित कर ली थी, वह पूरी तरीके से नहीं बदल सकती। उन्होंने धर्म परिवर्तन करे, तो धर्म परिवर्तन से अंतर तो आया, लेकिन उन क्षेत्रों में जो लोगों ने जो पहले से रह रहे थे और उनने जो उधर पे रह के जो मानसिक उनके चेहरे, उनके यहाँ पे जो रह के लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, और धर्म परिवर्तन के बावजूद जो उनमें उनकी मानसिक विकसित हो गया था, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं बदल पाए। पठान और तमिल बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्या होती है? अलग अलग विशेषताएं होती है। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, पर इन पे किसकी सब पर इनसे भी गहरी छाप किसकी थी? भारतीयता की थी। यह जानकारी
बेहद हैरत में डालने वाली थी कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असम, कन्नड़, मलयाली और सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत, हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता में से बसा हुआ विशाल मध्य भाग है। कैसे सैकड़ों वर्षों से यह अपनी अपनी अलग अलग पहचान बनाए रहा। यानी कि ये सब इतनी छाप थी कि इसने के बावजूद भी इसमें इतनी जातियां, इतने लोग, इतने अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं, अलग अलग होने के बावजूद भी सैकड़ों वर्षों तक ये सबकी कैसे अपनी पहचान बनाए हुए। क्यों? क्योंकि इसमें हर तरीके के सबके त्योहारों को, सबकी जातियों को, सबके धर्मों को भारत में मान सम्मान दिया जाता है और उनको निभाया जाता है। इसलिए ये अभी तक पूरे अपनी छाप दिए हुए हैं। इसके बावजूद इन सबके गुण दोष भी कमोवेश भी एक से ही है। इनकी जानकारी पूरी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। साथ ही इस पूरे दौरान में वे ऐसे भारतीय बने रहे जिनकी राष्ट्रीय विकसित एक ही थी और इनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान ही थी। इतने अलग अलग होने के बावजूद भी उनके अंदर एक चीज ऐसी थी कि वो क्या थे? भारतीय। एक क्या चीज थी उनके अंदर? भारतीय। और वही उनकी प्राचीन चीन की, यानी कि चीन से भी एक पुराना चीन था, उसकी तरह ये भारतीय की तरह ही एक प्राचीन भारत भी था। ठीक है, प्राचीन चीन की तरह ही एक क्या है? प्राचीन भारत भी था। अपने आप में एक ही दुनिया थी, अलग दुनिया थी, एक संस्कृति, एक सभ्यता थी जिसमें तमाम चीज़ों को आकार दिया गया था। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जज्ब हो गए। यानी कि ये प्राचीन चीन और जो प्राचीन भारत था पुराना, उसमें कई लोग विदेशी आए करे, सब आए और इतनी उसमें संस्कृति और सभ्यता इतनी अच्छी थी कि वो उसी में ही आकर अपने आप को खो गए, जब्त हो गए। जब भी वे विघ्नकारी तत्व उभरे, तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। कार्यकार को वहीं पे रोक दिया जाता है। फिर क्या है? सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बना रखी थी। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानवीयकरण के रूप में नहीं आई है। यानी कि जो विश्वास और ये भारतीय मानस में जो एकता के स्वप्न हैंगे, उसने जो जगह बनाई है वो कहीं बाहर से नहीं आई है, ना ही किसी को इन्होंने देख के एक्सेप्ट किया है। वो उनकी ऑलरेडी उनकी संस्कृति में, उनके अपने ही नेचर में है। और इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया और साथ ही हर तरह की विविधता को भी मान्यता ही नहीं बल्कि प्रोत्साहन भी किया गया। किसी एक विदेशी समूह में चाहे वे कितने भी घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी बड़ी विभिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती हैं। किसी भी रूप में हमेशा चाहे जितने भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक दूसरे की विभिन्नताएं देखने को मिलती है। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य विदेशी समूह से की जा सकती है। यानी कि उस समय लगे कि अक्सर दो निकटवर्ती समूहों की विभिन्नताएं सीमांत इलाकों से कुछ धुंधली पड़ जाती हैं, वट या आपस में वो घुल मिल जाती हैं। प्राचीन तथा मध्य युग में आधुनिक युग के विचार ने जन्म नहीं लिया था, पर सीमांती धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था वहां पर। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर की किसी अपनेपन की अनुभूति करता था। यानी कि एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में चला जाए और अपने ही घर जैसी वो अपनेपन जैसी अनुभूति करता है। ठीक है, और जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वह अजनबी सा हो जाता है, परदेसी महसूस करता है। एक भारतवासी भारत के किसी भी कोने में चला जाता है तो वो क्या है, ऐसा लगता है कि वो अपने ही घर में है, अपने परिवार वालों के साथ है। अब यदि वही भारतवासी यदि किसी विदेश में चला जाता है तो वो वहां पर अजनबी सा महसूस करता है। उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक अपनी संस्कृति या धर्म को तो अपना लिया था और उसे क्या लग रहा था, अजनबीपन का बोध निश्चय ही कम होता था। वहां तक तो ठीक है, जहां तक कुछ लोगों ने उनके यहाँ की यानी कि भारत की संस्कृति और धर्म को अपना लिया है, वहां तक तो सही लगता है। और उसके आगे जाते हैं तो वहां पे एक क्या लगता है हमें, गैर भारतीय धर्म को मानने वाले लोग भी हैं। तो यह भारत में आकर यहीं बस गए हैं। जो भारत में वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे और यह भारत में आके यहीं बस गए हैं। कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान यह स्पष्ट से भारतीय हो गए, जैसे यहूदी, पारसी और मुसलमान। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया है वे भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय ही बने रहे। इसमें दिया है कि जैसे भारतीय हो गए हैं, भारतीय जैसे यहूदी हैं, पारसी है, मुसलमान है, ये लोगों ने अपना धर्म अपनी जगह विदेशी छोड़ के अगर ये भारत में आके बस गए हैं और कुछ समय तक उनकी पीढ़ी, उनके बच्चे भी एक जगह रहने लगे तो वो क्या बन जाते हैं, भारतीय
कहलाने लगते हैं। आज जब राष्ट्रीयवादिता की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है, विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहते हैं, भले ही उनके भीतर मतभेद हो। यानी कि भारतीय अनिवार्य रूप से एक अब क्या हो गया, एक राष्ट्रीय समुदाय हो गया है, और उनके अंदर अगर अंदर से इच्छाएं जितनी भी उनमें अंदर से मतभेद हो, लेकिन वो बाहर से क्या दिखती है, हमेशा एकजुट ही रहते हैं। कहीं भी चला जाए तो उसे क्या माना जाएगा, उसे हिंदुस्तानी ही माना जाएगा। हिंदुस्तानी है और वो ईसाई बन गया है, तो हिंदुस्तानी जो ईसाई है वो हिंदुस्तान में रह रहा है, तो वो क्या बन जाता है, हिंदुस्तानी ईसाई। और वो कहीं भी चला जाए तो वो उसे ईसाई नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, हिंदुस्तानी ही माना जाएगा। इस प्रकार यदि हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब, ईरान में या किसी भी अन्य देश में जहाँ इस्लाम धर्म का प्रभुत्व है, वहां पर भी इसको हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। कोई मुसलमान से ये सब मेरे ख्याल से हम सबके मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं, और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसे नहीं सोच सकते। इन सारी चीज़ों को देखकर कि अलग अलग धर्म के लोग हैं, वहाँ पे अलग अलग विचारों के, अलग सोच के, इतना सब होने के बावजूद भी कहते हैं कि एक सी सोच नहीं हो सकती, एक दो आदमियों की एक सी सोच नहीं हो सकती है, वो लोग अपने अपने हिसाब से सोचेंगे। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। मैं सोचता हूँ कि दूर दूर तक फैले मैदानों और उन पर बसे अनगिनत छोटे छोटे गाँव के बारे में, उन कस्बों और शहरों के बारे में जिनकी मैंने यात्रा की है, उन जादुई बरसात के बारे में जो झुलसती हुई धरती में जीवन संचार करके उसमें सहसा सुंदर और हरियाली के झिलमिलाते प्रयास में बदल देती है। विशाल नदियों और उनके बहते जल के बारे में, ठंड की चादर से लिपटे खैबर पास के बारे में, भारत के दक्षिणी सिरे के बारे में, लोगों के बारे में, व्यक्ति और समूह दोनों रूप में, और उनसे और सबसे ज्यादा बर्फ की टोपी पहने हिमालय की या बसंत ऋतु में कश्मीर की किसी भी पहाड़ी घाटी के बारे में जो नवजात फूलों से लदी हुई है, जिसके बीच में कलकल खलकल करता झरना बहता है। हम अपनी पसंद की तस्वीरें बनाते हैं और उसे सहेज कर अपने मन में रखते हैं। भारत को हम लोग जो हमें पसंद है, हम भारत की वही तस्वीर बना के अपने अपने दिलों में भारत को रखा है कि हमारा भारत ऐसा है। जैसे किसी को मान लीजिए कि नदियां बहुत पसंद है, पानी पसंद है, तो हम लोग क्या है, नदियों की तरफ, महासागरों की तरफ जाते हैं, उधर उसको सोचते हैं कि हमारा भारत कैसा है, महासागरों को देखते हैं, तो हम अपने भारत को महासागर की तरह सोचकर अपने दिल में सहेज कर रखते हैं। कोई फूल पसंद है किसी को, तो वो देखता है कि नवजात फूलों से लदी हुई पहाड़ियां हैं, जो इस तरीके का हमारा भारत है। यानी कि इन लाइनों से ये पता चलता है कि भारत को लोग अपने अपने तरीके से, जिसको जो पसंद होता है, जिसको जो देखना, जो नजरिया पसंद होता है, उस नजरिए को याद रखते हुए सोचकर वो भारत को अपने दिल में उन लोगों ने बसा के रखा है कि हमारा भारत ऐसा है। तो इससे आज का चैप्टर, यानी कि आज का ये टॉपिक है, हमारा टॉपिक नंबर 5 था कि भारत में विविधता में एकता। तो इस तरीके से भारत में अनेक विभिन्नताएं होने के बावजूद भी हमारे देश में क्या है, एकता है। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, इसके साथ ही ये वीडियो खत्म होता है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में इसका लास्ट खंड लेके, जिसका नाम है जन संस्कृति। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।